नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान IAS एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज प्रतिशत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये जो टॉपिक है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या डेटा दिया गया है, कैसे कैलकुलेशन करना है। तो एकदम बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या टॉपिक है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी बातों पर आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ जरूरी सूचनाएं। हमारे द्वारा CGPSC प्री राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज 2022 का आरंभ 26 जून से हो चुका है, जिसमें कुल 50 टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। इसमें GS के कुल 31 टेस्ट होंगे और CSET के कुल 19 टेस्ट होंगे। आप टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो फीस है वो 1500 रुपए है, जबकि ऑफलाइन जो फीस है वो 1700 रुपए है। तो टेस्ट सीरीज 26 जून 2022 से 29 जनवरी 2023 तक चलेगी। टेस्ट सीरीज से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जितनी भी ब्रांचेस हैं, सभी ब्रांचेस में टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे द्वारा CGPSC प्री प्लस मेंस का एक नया बैच आयोजित किया जा रहा है, जो कि 7 जुलाई से आरंभ होगा। हिंदी माध्यम का बैच होगा। समय होगा सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। इस बैच के लिए कुछ विशेष बातों को रखा गया है, जैसे 40 छात्रों हेतु विशेष बैच होगा। ये पहली बार हमारे द्वारा बैच ज्वाइन करने वाले छात्रों को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करते हैं, उन्हें प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा जो भी टेस्ट सीरीज हमारे यहां चल रही है वो प्रोवाइड की जाएगी। प्रिंटेड बुक्स, नोट्स प्रोवाइड की जाएगी आपको। तो पहली बार हमारे द्वारा ऐसा किया गया है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच 7 जुलाई से आरंभ होगा। प्री प्लस मेंस का बैच होगा। समय होगा 7:30 बजे से 10:30 बजे। तो बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहां CGPSC प्री, CGPSC मेंस, CG व्यापम के बैच भी संचालित किए जा रहे हैं। चलिए, तो आते हैं अपने टॉपिक में। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा था, उस पर आधारित एक प्रश्न आपके सामने लिखा गया है। आप देख सकते हैं प्रश्न किस प्रकार का होगा। बोल क्या रहा है, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों, तब दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम बेसिक प्रश्न है। यहां पे कुछ बातें आपको समझनी है। बोल क्या रहा है, 34% विद्यार्थी जो हैं ये फेल हुए हैं किसमें, गणित में। 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए हैं। और क्या बोल रहा है, 42% जो विद्यार्थी हैं ये फेल हुए हैं अंग्रेजी में। और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं। 20% विद्यार्थी जो हैं ये दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो ये 34% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 42% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 20% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इन बातों पर डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए, अब समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। 4 बच्चे हैं, समझेंगे, राम, श्याम, मोहन और सोहन। एक एक डेटा आपको समझ में आएगा, कौन सा डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 बच्चे हैं, राम, श्याम, मोहन और सोहन, ये 4 बच्चे हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं टोटल कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, राम, श्याम, मोहन और सोहन। मैं बोल रहा हूं राम जो है ये मैथ्स में फेल हो जाता है, इंग्लिश में पास हो जाता है, ठीक। श्याम जो है ये मैथ्स में पास हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में फेल हो जाता है। मोहन मैथ्स में भी फेल हो जाता है और इंग्लिश में भी फेल हो जाता है। और सोहन मैथ्स में पास हो रहा है और इंग्लिश में पास हो रहा है।
4 बच्चे हैं, राम, श्याम, मोहन और सोहन। राम मैथ्स में फेल हो जा रहा है, इंग्लिश में पास। श्याम मैथ्स में पास, इंग्लिश में फेल। मोहन दोनों में फेल हो रहा है और सोहन दोनों में पास हो रहा है। अब ये जो प्रश्न था आपके सामने, इसमें बोला क्या है, 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए हैं। अब मैं यहां पे बोलता हूं गणित में फेल होने वाले विद्यार्थी, चलिए ये 4 बच्चे आपके सामने हैं, मैं बोला गणित में फेल होने वाले विद्यार्थी। तो गणित में फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर गणित में फेल, तो गणित में फेल होने वाले 2 लोग हैं, एक तो राम है और एक कौन है, मोहन है। तो गणित में फेल होने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ये 2 कौन कौन है, तो आप बोलेंगे राम है और कौन है, मोहन है। गणित में फेल बोला मैं, मेरे को अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है, मैंने बोला गणित में फेल होने वाले कितने विद्यार्थी, तो आप बोलेंगे गणित में फेल होने वाले 2 विद्यार्थी, राम और मोहन। अब मैं बोला अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने विद्यार्थी, मैं आपको बोलता हूं सिंपल सी बात, अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने विद्यार्थी, तो आप बोलेंगे सर अंग्रेजी में फेल होने वाले भी 2 विद्यार्थी हैं, श्याम है और कौन है, मोहन। तो यहां पे लिखता हूं 2 लोग हैं, कौन कौन, श्याम है और मोहन है। कौन कौन है भाई, श्याम और मोहन, ये 2 लोग हैं। ठीक, मैं बोलता हूं दोनों में फेल होने वाले कितने विद्यार्थी हैं, मैं आपसे पूछा दोनों में फेल होने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो दोनों में फेल होने वाला केवल एक ही विद्यार्थी है, वो कौन है, मोहन है। समझ आ रहा है। गणित में फेल, गणित में फेल मतलब गणित में फेल, अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है मेरे को। अंग्रेजी में फेल मतलब अंग्रेजी में फेल, गणित से कोई लेना देना मेरे को नहीं है। दोनों में फेल मतलब दोनों में फेल होने वाला। तो यहां से एक बात जो आपको समझनी है, मैं बोला गणित में फेल, तो गणित में फेल बोलने का मतलब यहां पे 2 प्रकार के विद्यार्थी शामिल होंगे। वो 2 प्रकार के विद्यार्थी कौन कौन होंगे, तो 2 प्रकार के विद्यार्थी कौन होंगे, जो केवल गणित में फेल हुआ होगा। ये देखिए, जो केवल गणित में फेल हुआ होगा, इसके साथ ही साथ गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल होने वाला भी यहां शामिल होगा। गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल, ये 2 प्रकार के यहां पे विद्यार्थी शामिल होंगे। मैं बोला गणित में फेल होने वाले विद्यार्थी, तो इसमें 2 प्रकार का डेटा आएगा। 2 प्रकार का डेटा कौन कौन सा आएगा, तो आप बोलेंगे केवल गणित में फेल, गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल। तो आप देख सकते हैं राम जो है ये केवल गणित में फेल हो रहा है, जबकि मोहन दोनों विषयों में क्या हो रहा है, फेल। उसी प्रकार मैंने बोला अंग्रेजी में फेल, तो अंग्रेजी में फेल बोला मतलब इसमें 2 प्रकार का डेटा आएगा, केवल अंग्रेजी में फेल, ये देखिए केवल अंग्रेजी में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल, और यहां पे अंग्रेजी तथा गणित दोनों में फेल, अंग्रेजी तथा गणित दोनों में फेल। ये 2 प्रकार का डेटा यहां पे आएगा, अंग्रेजी तथा गणित दोनों में फेल। तो आपको समझना है, ये देखिए श्याम केवल अंग्रेजी में फेल, मोहन अंग्रेजी तथा गणित दोनों में फेल। कहने का मतलब है अगर मैं इन तीनों को जोड़ के बोलूंगा टोटल फेल होने वाले कितने लोग हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि टोटल फेल होने वाले कितने लोग हैं, तो आप ऐसा बोलेंगे क्या, 5? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस 2 में ये 1 ऑलरेडी शामिल है, इस 2 में ये 1 ऑलरेडी शामिल है, तो 5 कैसे बोल दोगे भाई, बच्चे ही 4 हैं, तो 5 बच्चे फेल होने वाले कैसे हो सकते हैं। समझ आ रहा है। ये 2 में ऑलरेडी ये 1 शामिल है, ये 2 में ऑलरेडी ये 1 शामिल है, और ये 1 तो अलग से है ही। तो आप तीनों को जोड़ के 5 बच्चे फेल हो रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हो। इस 2 में ऑलरेडी मोहन शामिल है, इस 2 में ऑलरेडी मोहन शामिल है, और ये मोहन अलग से तो है ही। तो आपको क्या करना है, इस 2 में से 1 को हटा दो, मतलब मोहन को हटा दो, तो बचा कौन, राम। ये राम क्या बता रहा है, केवल गणित में फेल होने वाला बच्चा कौन है, राम। ये राम कौन है, केवल गणित में फेल। ये देखिए केवल गणित में फेल, केवल गणित में फेल, ये राम कौन है, केवल गणित में फेल। अगर बात करूंगा इस 2 में से मोहन को हटा दिया तो बचा कौन, 1 बच्चा, ये कौन है, श्याम। ये श्याम कौन है, केवल अंग्रेजी में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल। समझ आ रहा है, श्याम केवल अंग्रेजी में फेल। और ये अकेला बच्चा कौन है, मोहन। ये मोहन दोनों में फेल है, ये मोहन क्या है, दोनों में फेल है, मोहन दोनों में फेल।
अब मैं बोला टोटल फेल होने वाले कितने बच्चे। अब आप इन तीनों को जोड़ सकते हैं, ये देखिए, अब आप इन तीनों को जोड़ के बोल सकते हैं एक एक और एक, मतलब टोटल 3 बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल। टोटल 3 बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल, क्योंकि ये बच्चा अलग है राम, ये बच्चा अलग है श्याम, और ये बच्चा अलग है मोहन। मतलब टोटल कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, 3 बच्चे। समझ आ रहा है, टोटल कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, 3 बच्चे हैं, कितने, 4 बच्चे में से 3 बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल। तो बचा कितना, तो बचा हुआ एक बच्चा, ये दोनों विषयों में क्या होगा, ये दोनों विषयों में पास होगा, दोनों में पास। देख सकते हैं ये एक बच्चा सोहन है, दोनों में क्या हो रहा है, पास। दोनों में पास कैसे हो रहा है, तो इन 3 में से, ये देखिए, इन 3 में राम केवल मैथ्स में फेल हुआ है, अंग्रेजी में पास हुआ है। श्याम केवल अंग्रेजी में फेल हुआ है, मैथ्स में पास हुआ है, और ये दोनों में क्या हुआ है, फेल। मतलब ये जो टोटल फेल होने वाले बच्चे हैं, इसमें 3 प्रकार के बच्चे हैं, केवल मैथ्स में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल, मैथ्स और अंग्रेजी दोनों में फेल। तो जो बच्चा बचेगा वो दोनों विषयों में क्या होगा, पास। तो ये जो एक बच्चा बचा है, ये कौन है, सोहन, जो कि दोनों विषयों में क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ये कहानी है, बहुत आसान कहानी है, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको सारा कुछ डेटा दिखेगा। मैंने बोला ये 4 बच्चे हैं, राम, श्याम, मोहन और सोहन। राम जो है ये मैथ्स में फेल हुआ, अंग्रेजी में पास। श्याम मैथ्स में पास, अंग्रेजी में फेल। मोहन दोनों में फेल और सोहन दोनों में पास। अब मैंने आपसे पूछा बताओ भाई गणित में कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो आप देखेंगे गणित में राम फेल है और मोहन, तो गणित में 2 बच्चे फेल हैं, ठीक। मैंने बोला बताओ भाई अंग्रेजी में फेल कितने हैं, तो आपने बोला अंग्रेजी में फेल 2 बच्चे हैं सर, श्याम है और मोहन है, तो अंग्रेजी में बच्चे 2 फेल हुए हैं। मैंने बोला बताओ दोनों में कितने फेल हुए हैं, आपने बोला 1 मोहन। तो आपने यहां से समझा कि इस 2 में ये 1 ऑलरेडी शामिल है, इस 2 में ये 1 ऑलरेडी शामिल है। आप तीनों को जोड़ के टोटल फेल होने वाले बच्चे 5 नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इस 2 में ये ऑलरेडी शामिल है, इस 2 में ये ऑलरेडी शामिल है। तो आपने क्या किया, 2 में से 1 को निकाला, बचा कौन, राम। ये राम केवल गणित में फेल हो रहा है। इस 2 में से 1 को निकाला, बचा कौन, श्याम। ये श्याम केवल अंग्रेजी में फेल हो रहा है, और मोहन दोनों में फेल। अब इन तीनों को जोड़ के मैंने बोला टोटल 3 बच्चे फेल हो रहे हैं। फेल होने का मतलब कोई बच्चा इसमें मैथ्स में फेल हो रहा है, कोई बच्चा अंग्रेजी में फेल और कोई बच्चा दोनों में फेल। तो टोटल फेल होने वाले बच्चे 3। तो टोटल फेल होने वाले बच्चे जो 3 हैं, इसमें एक बच्चा केवल मैथ्स में फेल है, एक बच्चा केवल अंग्रेजी में फेल है और एक बच्चा दोनों में फेल है। तो जो बच्चा बचा है 4 में से, वो क्या है, दोनों में पास। समझ आया, पूरा कहानी एकदम दिख रहा है आपको। अब इस प्रश्न में आते हैं, आसानी से बना लोगे, देखो कितना आसानी से बनेगा। 34% विद्यार्थी गणित में फेल। इसका मतलब इसमें 2 प्रकार का डेटा, केवल गणित में फेल, गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल। मतलब इस 34 में ये 20 ऑलरेडी शामिल है। समझ आ रहा है, ये 34 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए, जैसे यहां पे 2 था उसी प्रकार यहां पे क्या है, 34 है। ये 42% अंग्रेजी में फेल, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं ये 2 था, उसी प्रकार यहां पे क्या है, ये 42 है। और 20% दोनों में फेल। मतलब देखा जाए तो इस 34 में ऑलरेडी 20 शामिल है। अगर मैं 34 में से 20 को घटा दिया तो बचा कितना, 14%। ये 14% बच्चे केवल मैथ्स में फेल होते हैं, केवल मैथ्स में। समझ आ रहा है, 42 में से मैंने 20 को घटा दिया तो 22% बच्चे केवल अंग्रेजी में फेल होते हैं, और ये 20% बच्चे दोनों में फेल होते हैं। अब ये डेटा एकदम अलग है, ये डेटा एकदम अलग है, और ये डेटा एकदम अलग है। मतलब टोटल 56% बच्चे क्या होते हैं, फेल होते हैं। समझ आ रहा है, ये तीनों प्रकार का डेटा एकदम अलग। ये 14% बच्चे एकदम अलग, 22% एकदम अलग, और ये 20% एकदम अलग। टोटल 56% बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। इसमें से कुछ बच्चे केवल मैथ्स में फेल हैं, मतलब इंग्लिश में पास। कुछ बच्चे केवल इंग्लिश में फेल हैं, मतलब मैथ्स में पास, और कुछ बच्चे दोनों में फेल हैं। तो 100% में से 56% को घटाऊंगा तो जो 44% बच्चे बच रहे हैं, ये 44% बच्चे दोनों विषय में क्या होंगे, पास। दोनों में पास होंगे। कंफ्यूज मत होना कि दोनों में पास कैसे हो रहे हैं, दोनों में पास होंगे। कितना आसान है, देख सकते हैं। यही समझा रहा था कि बहुत आसान है, एक एक डेटा आपको समझ में आएगा। अब समझ में आया होगा 34% क्या बता रहा है, 42% क्या बता रहा है और 20% क्या बता रहा है।
तो ऐसे प्रश्नों को आप जनरल एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। तो मैंने आपको एक जनरल सिंपल सा एग्जांपल लेके पहले बता दिया कौन सा डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है। इसको वेन डायग्राम से भी बनाते हैं, ये देखो इसी प्रश्न को वेन डायग्राम से भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखना, और आसानी से बनेगा। वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे देखो, ठीक, ये सर्कल ये बता रहा है 34% विद्यार्थियों को जो कि मैथ्स में फेल होते हैं। मतलब ये पूरा सर्कल बता रहा है 34% विद्यार्थियों को जो कि मैथ्स में फेल होते हैं। एक और सर्कल खींचता हूं मैं थोड़ा सा ओवरलैप करके, ये पूरा सर्कल, ये देखिए ये पूरा सर्कल बता रहा है किसको, 42% विद्यार्थियों को जो कि अंग्रेजी में फेल होते हैं। और दोनों का जो हिस्सा ओवरलैप कर रहा है, ये वाला हिस्सा, ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये बता रहा है किसको, 20% विद्यार्थियों को जो कि दोनों में क्या हो रहे हैं, फेल। 20%, इसको मैं कितना लिख देता हूं, 20%। कौन से कलर से लिख दूं, 20%, ये देखिए ये 20%। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सर ये 34% बच्चे जो मैथ्स में फेल हो रहे हैं, इसमें दो प्रकार का डेटा शामिल है। ये देखिए इसमें दो प्रकार का डेटा शामिल है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये केवल मैथ्स में फेल, और अगर मैं बात करूंगा इसकी तो ये मैथ्स और अंग्रेजी दोनों में फेल। उसी प्रकार ये जो 42% का डेटा है, ये देखिए ये जो 42% का डेटा है, ये दो प्रकार का डेटा बता रहा है। जो केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं, ये देखिए ये केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं, और ये बच्चे अंग्रेजी और मैथ्स दोनों में फेल हुए हैं। ठीक, तो वेन डायग्राम बना के कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, तो आप क्या करेंगे, दो सर्कल खींचेंगे, जल्दी से खींच लीजिए। ये देखिए ये पहला सर्कल हो गया, ये शो कर रहा है 34% को। ये हो गया दूसरा सर्कल, ये शो कर रहा है 42% को। 34% बच्चे मैथ्स में फेल, 42% बच्चे अंग्रेजी में फेल, और 20% बच्चे दोनों विषयों में फेल हुए हैं। अगर मैं बोलूं 34 में से 20 माइनस कर दिया तो 14% बच्चे दोनों केवल मैथ्स में फेल। समझ आ रहा है, ये वाला, ये देखिए ये वाला पोर्शन क्या बता रहा था, केवल मैथ्स में फेल। तो 34 में ये 20 शामिल है, 42 में 20 शामिल है, तो 34 में से मैंने 20 निकाला तो बचा कितना, 14% बच्चे केवल मैथ्स में फेल। 42 में से 20 निकाल दिया तो 22% बच्चे केवल अंग्रेजी में फेल। तो फेल होने वाले बच्चों का परसेंट ये देखिए 14 प्लस 20 प्लस 22 मतलब कितना, 56% बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल। 14% केवल मैथ्स में, मतलब 14% ये वाले हिस्से में, ये वाले एरिया में रहते हैं, 20% ये वाले एरिया में, और 22% ये वाले एरिया में। मतलब ये तीनों डेटा क्या है, अलग अलग है। 56% बच्चे फेल हो रहे हैं, तो 44% जो बच्चे होंगे ये दोनों विषयों में क्या होंगे, पास, दोनों विषयों में पास। समझ आ रहा है, क्योंकि इस 56% में 3 प्रकार के बच्चे शामिल हैं जो केवल मैथ्स में फेल हो रहे हैं लेकिन अंग्रेजी में पास, जो केवल अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, केवल अंग्रेजी में फेल, मैथ्स में पास, दोनों में फेल। ये 3 प्रकार के बच्चे हैं। तो जो बचेगा बच्चा वो क्या है, दोनों विषय में पास तो होगा ना, क्योंकि इस 56% में ये देखिए 3 प्रकार के बच्चे केवल मैथ्स में फेल, मतलब ये बच्चे अंग्रेजी में पास हुए होंगे, केवल अंग्रेजी में फेल, मतलब ये बच्चे मैथ्स में पास हुए होंगे, दोनों में फेल। तो 100 में से 56% को घटाएंगे तो 44% बच्चे क्या होंगे, दोनों में पास होंगे, दोनों में क्या होंगे, पास। सारा कुछ आपको डेटा दिखेगा, एकदम डिटेल में मैं बता रहा हूं, एक एक डेटा आपको नजर आएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक सर्वे से ज्ञात हुआ कि 40% व्यक्ति अखबार ए पढ़ते हैं। मतलब जो 40% व्यक्ति है वो अखबार ए पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति अखबार बी पढ़ते हैं, और 10% व्यक्ति दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति इन दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं? तुरंत आंसर दे सकते हैं आप। ठीक, तो खुद से एक बार बनाइएगा, आंसर आ जाएगा। आप क्या बोलेंगे, ये सर्कल बता रहा है 40% व्यक्ति को जो अखबार ए पढ़ते हैं। थोड़ा सा ओवरलैप करके बनाएंगे, ये बता रहा है 50% व्यक्ति को जो अखबार बी पढ़ते हैं, और 10% व्यक्ति दोनों प्रकार के अखबार पढ़ते हैं। तो केवल अखबार ए पढ़ने वाले व्यक्तियों का परसेंट क्या हो जाएगा, 30%। 30% व्यक्ति केवल अखबार ए पढ़ते हैं। मैं बोलूंगा 50 माइनस 10 तो 40% व्यक्ति केवल अखबार बी पढ़ते हैं। तो यहां से 30% व्यक्ति केवल अखबार ए पढ़ते हैं, 40% व्यक्ति केवल अखबार बी पढ़ते हैं, और 10% व्यक्ति दोनों प्रकार के अखबार पढ़ते हैं।
तो जोड़ूंगा तो 80% व्यक्ति अखबार पढ़ते हैं। इसमें कुछ व्यक्ति केवल अखबार ए पढ़ते हैं, कुछ व्यक्ति केवल अखबार बी पढ़ते हैं और कुछ व्यक्ति दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो बचा जो 20% है, ये क्या बताएगा? ऐसे व्यक्तियों का परसेंट जो दोनों ही प्रकार के अखबार नहीं पढ़ते हैं। आसानी से बता सकते हैं। ये देखिए, ये 30% ये वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बता रहा है, ये 40% ये वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बता रहा है, और ये 10% ये वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बता रहा है। मतलब ये तीनों डेटा अलग अलग है, कुछ भी ओवरलैप नहीं हो रहा है। ये 30% केवल अखबार ए पढ़ते हैं, मतलब बी नहीं पढ़ते। ये 40% केवल अखबार बी पढ़ते हैं, मतलब ए नहीं पढ़ते। और ये 10% दोनों प्रकार के अखबार पढ़ते हैं, मतलब 80% व्यक्ति अखबार पढ़ते हैं। तो जो 20% बचेंगे वो दोनों ही प्रकार के अखबार नहीं पढ़ेंगे। तो एकदम डेटा आपको दिखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है? देखिए, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में तथा 40% दोनों में। यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे? बन जाएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। उसकी वैल्यू आपको कितना दिया है? 90। तो 100% का वैल्यू बता देना। देखते हैं, चलिए खुद से बनाएंगे एक बार। क्या करेंगे? देखिए, 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए हैं, सिविक्स में, ठीक, और 60% इतिहास में। ये देखिए 60% हिस्ट्री में। दोनों में कितना हुआ है? 40%। 40% विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। मैं यहां से बोलूंगा 65 - 40 क्या आएगा? 25% केवल नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी। ये देखिए 60 - 40 20% केवल इतिहास में पास होने वाले विद्यार्थी। तो 25% विद्यार्थी केवल नागरिक शास्त्र में पास होते हैं, 20% विद्यार्थी केवल इतिहास में और 40% विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं। तो देखा जाए तो कितना आ गया? 85% विद्यार्थी पास होते हैं। इनमें से कुछ विद्यार्थी केवल इतिहास में पास, कुछ विद्यार्थी केवल नागरिक शास्त्र में पास और कुछ विद्यार्थी दोनों में पास। तो 100 में से 85 को घटाएंगे तो बचेगा 15%। ये 15% विद्यार्थी दोनों में क्या होंगे? फेल। सिंपल सी बात है, दोनों में फेल। शुरू में जो एग्जाम्पल बताया था वहां से पूरा डेटा दिखाई देगा। दोनों में फेल 15%, मतलब 15% का वैल्यू कितना? 90। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 600। ऐसा कर सकते हैं ना? 15%, ये देखिए, ठीक, देखो 15% का वैल्यू कितना है? 90। तो 100% मतलब टोटल विद्यार्थी, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? बता सकते हैं? सिंपल है ना? कितना हो जाएगा? 100% का वैल्यू 600 हो जाएगा। या आप ऐसा बोल दो, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? x, और x का 15%, इसका वैल्यू कितना दिया है आपको? तो x का 15%, इसका वैल्यू आपको दिया है 90। तो x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? देखिए 15 × 6 = 90। तो x का वैल्यू यहां से आ जाएगा कितना? 600। समझ आ रहा है? x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। आसान है बहुत। तो आपने ये जो 15% बताया है, ये 15% क्या है? दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। और दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 90। तो 15% की वैल्यू कितनी है? 90। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 600। ऐसा निकाल लो। x मान लो टोटल विद्यार्थी हैं, तो x का 15% किसके बराबर है? 90। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। यह आसानी से कर सकते हो। तो केवल कंसेप्ट है यहां पे, कैलकुलेशन के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, केवल कंसेप्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा चेंज करेंगे प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, एक कॉलेज हॉस्टल में 600 लड़के हैं। एक कॉलेज हॉस्टल में 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलता है, मतलब दोनों नहीं खेलने वाला कोई बच्चा ही नहीं है। दोनों खेल ना खेले ऐसा कोई बच्चा नहीं है। दोनों खेल ना खेले ऐसा कोई बच्चा नहीं है।
समझ आ रही है बात? बोला है ना इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलता है, मतलब बच्चा या तो हॉकी खेलेगा या फुटबॉल या दोनों खेल खेलेगा। अब बोल क्या रहा है, 75% लड़के हॉकी खेलें, 45% फुटबॉल खेलें, तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? एक तरीका तो ये आपके दिमाग में आया होगा तुरंत कि सर 75 और 45 को जोड़ूंगा, कितना आएगा? 75 और 45 120। 100 के ऊपर जो परसेंट है 20%, वही क्या है? दोनों खेल खेलने वाले बच्चों का परसेंट। एक तरीका यह है, आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि सर 75 और 45 120 होगा, 100 के ऊपर 20%, ये 20% क्या है? दोनों खेल खेलने वाले बच्चों का परसेंट है। कैसे है? अगर नहीं समझ में आया तो समझाऊंगा, अभी चिंता मत करिए। उससे पहले एक जनरल तरीका जो अभी तक करते आए हैं, 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। अगर यहां पे डेटा परसेंट में है तो यहां पे भी परसेंट में रखिए, x% लड़के दोनों खेल खेलते हैं, x% लड़के दोनों खेल खेलते हैं, मान लिया मैं। तो केवल हॉकी खेलने वाले बच्चों का परसेंट कितना होगा? 75 माइनस एक्स। केवल फुटबॉल खेलने वाले बच्चों का परसेंट कितना होगा? 45 माइनस एक्स। समझ आ रहा है? ये केवल हॉकी खेलने वाले बच्चों का परसेंट, ये केवल फुटबॉल खेलने वाले बच्चों का परसेंट, और ये दोनों खेल खेलने वाले बच्चों का परसेंट। अभी तक जो करते आए हो, दोनों खेल खेलने वाले बच्चों का परसेंट नहीं दिया था तो मैंने एक्स मान लिया है। तो यहां से अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे, केवल हॉकी खेलने वाले बच्चों का परसेंट, केवल फुटबॉल खेलने वाले बच्चों का परसेंट और दोनों खेल खेलने वाले बच्चों का परसेंट, इन तीनों का योग कितना लिखोगे? 100। समझ आ रहा है? 100 क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों खेल ना खेले ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है। इसका मतलब बच्चा या तो केवल हॉकी खेलेगा, या तो केवल फुटबॉल, या तो दोनों खेल। मतलब प्रत्येक बच्चे यहीं पे आएंगे, इससे बाहर का कोई बच्चा है ही नहीं। या तो केवल हॉकी खेलेगा, या तो केवल फुटबॉल, या दोनों खेल खेलेगा। मतलब इन तीनों का योग 100% होगा। समझ आ रहा है? इससे बाहर कोई बच्चा नहीं होगा। दोनों खेल खेलने वाला, केवल हॉकी खेलने वाला, केवल फुटबॉल खेलने वाला, यही 3 कैटेगरी है यहां पे। दोनों खेल ना खेले ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है, क्योंकि बोला है इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलता है। मतलब इसका योग 100 हो गया, तो यहां से आप x और x काट दो, 75 और 45 हो गया 120 माइनस x बराबर 100, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 20%। मतलब 20% बच्चे दोनों खेल खेलते हैं। तो कितने लड़के हैं? 600। 600 का 20% निकाल दो, 600 का 20% निकालेंगे तो 600 का 20% 120, मतलब 120 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। बहुत आसान है ये तरीका भी, जैसा अभी तक किए हैं वैसा ही कर दीजिए। अब कुछ लोग ऐसा भी करेंगे कि सर मैं पहले 600 का 75% निकालूंगा। ये देखिए, कुछ लोग ऐसा भी करेंगे, समझेंगे। कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि सर मैं 600 का पहले 75% निकालूंगा। ये देखिए, तो कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45। 600 का मैं 45% निकालूंगा तो 600 का 45% कितना आ जाएगा? ये देखिए, 6 पंचे 30, 6 चौको 24 और 3 27। इसका मतलब ये हुआ 450 बच्चे खेलते हैं हॉकी और 270 बच्चे खेलते हैं फुटबॉल। अगर ये परसेंटेज में नहीं है तो ये भी परसेंटेज में मत रखना। x बच्चे दोनों खेल खेलते हैं, तो केवल हॉकी खेलने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे? 450 माइनस एक्स। केवल फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे? 270 माइनस एक्स। अब इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं, 450 माइनस एक्स प्लस 270 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये बता रहा है केवल हॉकी खेलने वाले बच्चों को, ये केवल फुटबॉल खेलने वालों को और ये दोनों खेल खेलने वालों को, इन तीनों को जोड़ूंगा तो 600 आएगा। परसेंट में 100 और संख्या में 600, क्योंकि 600 ही बच्चे हैं। तो बच्चा या तो यहां रहेगा, या तो यहां, या तो यहां, और कोई कैटेगरी है ही नहीं यहां पे। सिंप्लीफाई करो, x और x कैंसिल हो गया, 450 और 270 को जोड़ोगे कितना आएगा? 720। 720 माइनस एक्स बराबर 600, तो यहां से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको? 120। 120 बच्चे दोनों खेल खेलते हैं। आराम से बना सकते हैं, 120 बच्चे दोनों खेल खेलते हैं। समझ आ रहा है? बन जाएगा।
तो आपने दोनों तरीका देखा। आप परसेंटेज से बना सकते हो, अगर यहां पे डेटा परसेंट में रखे हो तो यहां पे परसेंट में मानना, यहां पे अगर आप डेटा परसेंट में नहीं रखे हो तो आप परसेंट में मत मानना। फिर तो दो तरीका है आपके पास। तीनों को जोड़ने पे 100% क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चा केवल हॉकी खेलेगा या केवल फुटबॉल खेलेगा या दोनों खेल खेलेगा, इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है। मतलब बच्चा को यहां या तो यहां रहना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? दोनों खेल ना खेले ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है, इसीलिए तीनों का योग क्या आएगा? 100% बन जाएगा यहां तक। अब कुछ बच्चे और कम समय में इसको सॉल्व किए हैं। वो क्या किए हैं? उन्होंने ऐसा किया है, ये देखिए, उन्होंने क्या किया, 75 और 45 को जोड़े, कितना आया? 120%। 100 के ऊपर जितना है तो 100 के ऊपर कितना है? 20%। तो उन्होंने बोला 20% बच्चे दोनों खेल खेलते हैं। उन्होंने क्या बोला? 20% दोनों खेल खेलते हैं। तो 600 का 20% निकाल दिए, 600 का 20% निकाल दिए, तो 600 का 20% कितना हो गया? 120। कुछ बच्चे ऐसा किए हैं। क्यों ऐसा हो पा रहा है उसको समझते हैं। चलो, क्यों ऐसा हो पा रहा है उस बात को समझेंगे। वापस से एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसा प्रश्न है वैसा एग्जांपल लेता हूं। देखिए, 3 बच्चे हैं इस बार, राम, श्याम और मोहन। समझना बहुत आसान हो जाएगा। राम, श्याम और मोहन। अगर ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो समझेंगे। राम जो है ये हॉकी खेलता है, फुटबॉल नहीं खेलता है। श्याम फुटबॉल खेलता है, हॉकी नहीं खेलता है। और मोहन दोनों खेल खेलता है, हॉकी भी और फुटबॉल भी। दोनों खेल ना खेले ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है, इसीलिए मैंने चौथा बच्चा यहां पे हटा दिया है। 3 बच्चे हैं, राम केवल हॉकी खेलता है, फुटबॉल नहीं खेलता। श्याम केवल फुटबॉल खेलता है, हॉकी नहीं खेलता। मोहन दोनों खेल खेलता है। अब देखो, आपको दिया क्या था डेटा? कॉलेज हॉस्टल में 600 लड़के हैं, तो मैंने बोला कॉलेज हॉस्टल में कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। ठीक, ये डेटा मैंने दिया। मैं बोला 2 लड़के हॉकी खेलते हैं, मैंने बोला 2 लड़के हॉकी खेलते हैं। और मैंने एक और डेटा दिया, 2 लड़के फुटबॉल खेलते हैं, 2 लड़के फुटबॉल खेलते हैं। ठीक, ये 2 डेटा मैं आपको दिया हूं जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ था। तो बताओ दोनों खेल खेलने वाले लड़के कितने हैं? ठीक, पूछूंगा क्या आपसे, दोनों खेल खेलने वाले लड़के कितने हैं? दोनों खेल खेलने वाले कितने लड़के हैं, ये आपसे पूछूंगा। तो आप क्या किए यहां पे? देखिए, यहां पे आपने क्या किया, 75 और 45 को जोड़े, टोटल से कितना ज्यादा आ रहा है? 20%। वही दोनों खेल खेलने वाले बच्चों का परसेंट होगा। तो यहां पे भी ऐसा ही कुछ करते हैं। क्या मिलेगा? देखिए, 2 और 2 को जोड़ा, कितना आया? 4। ठीक, 2 और 2 को जोड़ा, कितना आया? 4। अब 120 आया, इसमें से 100 को माइनस किए तभी तो 20 आया है ना। तो 4 में से क्या किया? टोटल को माइनस कर दिया। 2 और 2 को जोड़ा, 4, 4 में से मैंने क्या किया? टोटल को -3। तो ये एक बच्चा जो है ये दोनों खेल खेलता है, दोनों खेल खेलता है। ऐसा क्या हो रहा है यहां पे? समझिए, ऐसा क्या हो रहा है समझते हैं। ये 2 लड़के हॉकी खेलते हैं, 2 लड़के फुटबॉल, तो ये 4 लड़के हैं कौन? ये 4 लड़के हैं कौन? 2 लड़के हॉकी खेलते हैं, मतलब राम और मोहन। इस 4 में कौन कौन है? राम और मोहन, श्याम और मोहन। समझ आ रहा है? राम और मोहन, श्याम और मोहन। 2 लड़के हॉकी खेलते हैं, मतलब राम और मोहन। 2 लड़के फुटबॉल खेलते हैं, श्याम और मोहन। ये 4 लड़के हैं। मेरे को चाहिए क्या? मोहन, क्योंकि मोहन दोनों खेल खेलता है। तो मोहन कैसे मिलेगा? राम, मोहन, श्याम, मोहन। इसमें से राम, श्याम, मोहन को हटा दूंगा तो क्या बचेगा? मोहन बचेगा। समझ आ रहा है? राम, मोहन, श्याम, मोहन। इसमें से राम, श्याम, मोहन को हटा दूंगा तो क्या बचेगा? मोहन बचेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग घुमाओ अपना, थोड़ा सा दिमाग घुमाओ। 2 बच्चे हॉकी, 2 बच्चे फुटबॉल, दोनों को मैं जोड़ दिया। समझना इसको, बहुत आसान हो जाएगा। जब मैं जोड़ा हूं तो क्या आ रहा है? देखिए, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, 2 बच्चे हॉकी, 2 बच्चे फुटबॉल, टोटल क्या आया? 4। ठीक, इसमें हुआ क्या? देखिए, 2 बच्चे हॉकी, तो इसमें 2 प्रकार का डेटा है, केवल हॉकी, केवल हॉकी, हॉकी और फुटबॉल। इसमें 2 प्रकार का डेटा है, केवल फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल।
तो जब मैं दोनों को जोड़ा तो ये जो 4 आया है इसमें क्या क्या है, केवल हॉकी, केवल फुटबॉल, और हॉकी और फुटबॉल 2 बार जुड़ चुका है। समझ आ रहा है? ये जो 4 है इसमें क्या क्या है, केवल हॉकी, केवल फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल को 2 बार जोड़ दिए। ये देखिए हॉकी और फुटबॉल को आपने क्या किया, 2 बार जोड़ दिया। अब इसमें से टोटल को माइनस कर दूंगा। टोटल मतलब क्या, केवल हॉकी है उसमें, केवल फुटबॉल है, हॉकी और फुटबॉल है। तो टोटल को माइनस करूंगा तो क्या होगा, केवल हॉकी खत्म, केवल फुटबॉल खत्म, और एक बार हॉकी और फुटबॉल खत्म, तो बचेगा क्या, केवल एक बार हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बच्चे। समझ आ रहा है? अब आते हैं प्रश्न में। देखिए कितना आसान हो जाएगा प्रश्न यहां से। जब मैं यहां पे जोड़ूंगा 75 और 45 को, समझना, जब मैं जोड़ूंगा 75 को और 45 को, जब मैं 75 और 45 को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है, 120। 120। इस 120 में कौन कौन है, तो 75 में कौन था, केवल हॉकी, हॉकी और फुटबॉल। 45 में कौन था, केवल फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल। दोनों को जोड़ दिया तो 120 जो आया उसमें कौन है, केवल हॉकी, केवल फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल 2 बार जुड़ चुका है। समझ आ रहा है? इस 75 में कौन है, केवल हॉकी खेलने वाले बच्चे, हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाले बच्चे। इस 45 में कौन है, केवल फुटबॉल खेलने वाले बच्चे, हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाले बच्चे। इन दोनों को मैंने जोड़ा है तो 120 जो आया इसमें केवल हॉकी है, केवल फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल 2 बार जुड़ चुका है। अब इस 120% में से मैंने 100% मतलब टोटल को घटा दिया। टोटल मतलब क्या, जिसमें केवल हॉकी होगा, केवल फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल दोनों होगा। तो टोटल को घटाऊंगा तो जो 20% बच्चे बचेंगे ये हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बचेंगे। इतना कहानी बताने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो बहुत कहानी मैंने बता दी है तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये बात हो गई 2 वेरिएबल वाली, 2 वेरिएबल वाली। ठीक, जैसे न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी, फेल, पास। यहां पे अखबार ए, अखबार बी देखा आपने, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। समझ आ रहा है? यहां पे फुटबॉल, हॉकी मतलब 2 वेरिएबल। 3 वेरिएबल में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ता है। 3 वेरिएबल मतलब क्या हो जाएगा, आपको बोल देगा न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाले, न्यूज़पेपर बी पढ़ने वाले, न्यूज़पेपर सी। तो एक वीडियो में और लेके आऊंगा जहां पे आपको बताऊंगा 3 वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये जो प्रश्न मैंने आज कराए हैं 2 वेरिएबल को लेके बताए हैं, लेकिन एकदम डेटा आपको दिखेगा, एकदम अंदर से फील आएगा कि सर इन दोनों को मैंने जोड़ा है तो क्या क्या इसमें है। केवल हॉकी वाले हैं, केवल फुटबॉल वाले हैं, हॉकी और फुटबॉल वाले 2 बार ऐड हो चुके हैं सर। इसमें से टोटल को माइनस करूंगा। टोटल मतलब क्या, टोटल मतलब केवल हॉकी, केवल फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, इसको माइनस करूंगा तो बचेगा क्या, हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वालों का परसेंट। ठीक, ये देखिए यहां पे भी सोच सकते हैं, ये जो मैंने यहां पे बिना परसेंट के बताया है, 450 बच्चे क्या हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं। 450 बच्चे क्या है, हॉकी खेलते हैं। मतलब इसमें 2 प्रकार का डेटा है। अगर मैं बात करूंगा 450 की और 270 की, तो 450 में 2 प्रकार का डेटा है, केवल हॉकी, हॉकी और फुटबॉल। ये देखिए, देख सकते हैं आप, 2 प्रकार का डेटा है। 270 की बात करूंगा, 2 प्रकार का डेटा, केवल फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल। इन दोनों को जोड़ने पर 720 आ रहा है। इस 720 में क्या क्या शामिल हो गया, केवल हॉकी, केवल फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल 2 बार ऐड हो चुका है। इसमें से जब मैं टोटल को माइनस करूंगा तो आप खुद सोचो, टोटल मतलब 3 प्रकार का डेटा, केवल हॉकी, केवल फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल। तो 720 में से 600 को माइनस करूंगा तो 120 जो बचेगा वो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाले बच्चे होंगे। ठीक, एक प्रश्न और है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं तो सॉल्व करके कमेंट आप कर सकते हैं। यह प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, जितना कहानी मैं बताया हूं वहीं से बनेगा। तो यह प्रश्न आप देख सकते हैं, आपकी इच्छा होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये 2 वेरिएबल वाले प्रश्न हो गए। ये देखिए, 72% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं, 44% कॉफी पीना पसंद करते हैं। 2 वेरिएबल है, चाय और कॉफी। तीसरा वेरिएबल भी होगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। उस केस में वेन डायग्राम ऐसा बन जाता है। ये देखिए, ऐसा बनता है वेन डायग्राम, ऐसा बनता है। तो 3 वेरिएबल आएंगे, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो प्रश्न मैं कराऊंगा 3 वेरिएबल वाले भी अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको जो भी डाउट था इस टॉपिक को लेके वो क्लियर हो गया होगा। सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आता ही है सभी एग्जाम्स में, चाहे वो व्यापम का हो, चाहे वो सीजीपीएससी का हो, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, सभी एग्जाम्स में यहां से प्रश्न आते हैं। तो अब आपसे प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।